स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? आई होप आप ठीक होंगे। देखो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। NMTS की जो ऑनलाइन क्लास में उसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 27वां जो था मानव में संवेदी अंग, उनके बारे में अध्ययन कराया था। उनमें दो मुख्य रूप से थे, आपका एक तो नेत्र था और दूसरा था आपका कर्ण। तो वो चैप्टर वहाँ तक था। और नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बेटा मानव में जनन तंत्र। चैप्टर नंबर 28 है बेटा, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड का पार्ट है ये। अब मानव में जनन तंत्र है। अब बेटा देखो, मानव के अंदर जो जनन तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा यानी कि नर जनन तंत्र, दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। अब जनन तंत्रों के बारे में अध्ययन करने से पहले छोटी सी सामान्य जानकारी है, जैसे रिप्रोडक्शन क्या है, आखिर जनन क्या है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है कि जनन रिप्रोडक्शन। सबसे पहला इसके अंदर जो टॉपिक होता है सामान्य जानकारी के लिए वो हो जाएगा आपका जनन, कि जनन क्या है। देखो बच्चों, प्रीवियस जो पिछली क्लास थी आपकी 11th है, इसके अलावा 9, 10 जो भी आपकी पीछे की क्लास है उसमें आपने कहीं ना कहीं इसका अध्ययन किया होगा कि आखिर यानी कि जनन क्या है। देखो बेटा, इस प्रकृति के अंदर, इस पृथ्वी जो जीव जगत है, इस जीव जगत में जो भी जीव हैं, चाहे वो जूलॉजी से संबंधित हैं यानी कि जंतु हैं, चाहे वो यानी कि प्लांट हैं, पादप, सभी के अंदर अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम यानी कि एक जीव से नया जीव उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं। अब अगर चूंकि हम मानव में पढ़ रहे हैं तो मानव का अध्ययन करना है, तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं बेटा कि मानव में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। मनुष्य है, सभी जीवधारी हैं, सभी स्तनधारी प्राणी हैं, चाहे पादप है चाहे जंतु है, सभी के अंदर अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम जनन कहते हैं। बोर्ड का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, या तो मादा जनन तंत्र आता है या नर जनन तंत्र आता है। पूरी यूनिट है, पूरी यूनिट में से एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का होता ही होता है, लेकिन इसी यूनिट में से जो अथवा में आता है वो चाहे संवेदी अंग में से आओ, चाहे वो मस्तिष्क में से आओ, चाहे वो मादा जनन तंत्र में से आओ। अगला जो चैप्टर है वो है मानव में ग्रंथियां, और लास्ट है वो है यानी कि कंकाल, स्केलेटन। तो ये 5 चैप्टर हैं। अब हम चूंकि जनन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन चाहे वो यानी कि नर जनन तंत्र में से आए चाहे वो मादा जनन तंत्र में से आए, एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जहाँ तक आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मिल जाता है। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले यानी कि जनन क्या है, जनन के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम जनन की डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो प्रत्येक जीव के अंदर अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक है बेटा, प्रत्येक जीव में या समस्त जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता पाई जाती है। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब जो बेटा जनन है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बेटा दूसरा होता है
लैंगिक जनन। यानी कि जनन के टाइपों की बात करें हम तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। अब चूंकि मानव में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो मानव के अंदर इसका लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी हम दोनों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव के द्वारा नई संतान को जन्म दिया जाता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर तो एक ही जीव होगा बेटा, एक ही जीव से यहाँ नया जीव उत्पन्न होगा, उसको क्या कहेंगे हम बेटा, अलैंगिक जनन कहेंगे। विशेषताओं की अगर हम इसमें बात करें तो बेटा एक ही जीव भाग लेता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन, निषेचन जैसी क्रिया नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा इस जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, ये जो नया जीव है वो इसके समान होगा। ऐसा होगा बेटा, इसके समान जो नया जीव हमारे सामने है ये आकार की और कार्य की दोनों रूपों से इसके समान होगा, तो ऐसे जीवों को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी जानकारी दे रहा हूँ, चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कि अलैंगिक जनन की बात करें तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव के द्वारा नई जीव या नई संतान उत्पन्न की जाती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल समसूत्री विभाजन होगा। युग्मक जो जनन है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, फ्यूजन की क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, और जो भी जो जीव उत्पन्न होगा नया, वो अपने पैतृक जीवन से, यानी जो पैतृक जीव है, मातृ जीव है, उसके आकार की और कार्य की दोनों रूपों में समानता प्रदर्शित करता है। ऐसे जीव को हम क्लोन कहते हैं। दूसरी चीज है बेटा लैंगिक जनन। कौन सा है बेटा, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो जीव और दोनों कैसे विपरीत, एक होगा बेटा नर और दूसरा होगा मादा। ठीक है बेटा, और दोनों के संयोजन से यहाँ हमारे सामने न्यू संतति उत्पन्न होती है। यानी कि लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं हम, तो जनन की वह विधि, लैंगिक जनन में बात कर रहे हैं तो बेटा जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों नई संतान को जन्म देते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। विशेषताएं इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। इसमें एक जीव था, इसमें दो जीव ले रहे हैं, या अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और समसूत्री विभाजन भी होगा। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, फ्यूजन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, अर्थात युग्मकों का निर्माण भी होगा, उनका संलयन भी होगा, तत्पश्चात निषेचन की क्रिया भी होगी। यहाँ समान था, यहाँ जो जीव है नया जीव वो कैसा होगा, भिन्नता होगी, क्योंकि आदि लक्षण तो नर से और आदि लक्षण मादा से उसके अंदर जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपकी जो टाइप से वो टाइप आपके खत्म हो गए। कितने टाइप होते हैं जनन के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पादपों के अंदर अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इसके साथ साथ यानी कि काय के जनन और होता है, क्योंकि पादप की किसी भी काय, जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में इसका अध्ययन आपको मैंने कराया था। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा। पहली चीज आपके सामने खत्म हो गई बेटा, यानी कि सबसे पहली जो चीज थी वो थी आपके सामने यानी कि जनन। तो बेटा जनन मतलब सभी जीवों के अंदर अपने समान नया संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। चूंकि मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो चूंकि मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं।
अर्थात हम ये भी कह सकते हैं बेटा शॉर्ट में कि मनुष्य के अंदर स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाह्य लक्षणों के आधार पर हम नर और मादा दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समस्त जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम जनन कहते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये है कि हम नर और मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर ही हम उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी यानी कि नर की मेल की बात करें हम, तो उसके अंदर यानी कि वृषणों का पाया जाना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ये क्या है बेटा? ये ऐसे लक्षण हैं कि हम वैसे ही पहचान लेंगे कि ये कौन है बेटा? नर है, मेल है। ठीक है। अब अगर मादा की बात करें हम, तो स्तन ग्रंथियों का विकास या स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, दाढ़ी मूंछों का नहीं आना, आवाज का पतली होना, तो ये क्या सभी बाह्य लक्षण हैं। इन बाह्य लक्षणों के आधार पर हम नर और मादा में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक बेटा। अब जो जनन तंत्र है ये बेटा दो प्रकार का होता है। मानव में जो जनन तंत्र है वो दो प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है बेटा मादा जनन तंत्र। एक है नर जनन तंत्र, दूसरा है मादा जनन तंत्र। अब हम सबसे पहले नर जनन तंत्र की बात करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हेडिंग, मानव में नर जनन तंत्र। मानव का जो जनन तंत्र है वो दो प्रकार का है। एक तो है बेटा नर जनन तंत्र और दूसरा है आपके सामने मादा जनन। अब हम मानव के अंदर बेटा नर जनन तंत्र की बात करते हैं, यानी कि मेल के अंदर जो जनन तंत्र पाया जाएगा उसको हम नर जनन तंत्र कहेंगे। देखिए, मनुष्य के अंदर जो नर जनन तंत्र है वो यानी कि बेटा पेल्विस जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है। पेल्विस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं। मानव के अंदर जो नर जनन तंत्र है वो जघन जो क्षेत्र है, पेल्विस जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है, जिसके आवश्यक मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा इसके? दो घटक हैं इसके। देखिए, पहला घटक है बेटा प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग, और दूसरा है बेटा सहायक जननांग। प्राथमिक जो जननांग हैं वो पाए जाते हैं बेटा वृषण। क्या होते हैं? वृषण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेटा टेस्टिस। संख्या में ये बेटा एक जोड़ी होंगे। कितने होते हैं बेटा? एक जोड़ी होते हैं। सहायक जननांग में बेटा काफी ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला है अधिवृषण, संख्या में बेटा वही एक जोड़ी। दूसरा है बेटा शुक्रवाहिनी, संख्या में बेटा वही एक जोड़ी। तीसरा है बेटा शुक्राशय, संख्या में एक। चौथा है बेटा पेनिस यानी कि सिसन, संख्या में एक। पांचवा है बेटा सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां में मुख्य रूप से दो होती है बेटा। एक तो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो अधर क्षेत्र में पाई जाएगी सिसन के पे, और दूसरी है बेटा काउपस। इस तरह से ये बेटा इसके जो मानव में जो नर जनन तंत्र है उसके ये दो घटक पाए जाते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा?
दो घटक होते हैं। देखिए बेटा, मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है वो यानी कि जगन जो क्षेत्र है, पेल्विस जो क्षेत्र है, वहां पर उपस्थित होता है, जिसमें मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा? दो घटक होते हैं। देखिए आप, सबसे पहला है बेटा प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग में वृषण होते हैं, टेस्टिस, जो कि एक जोड़ी पाए जाएंगे। सहायक जननांगों की अगर हम बात करें तो उसमें अधिवृषण है, एक जोड़ी है, शुक्रवाहिनी एक जोड़ी है, शुक्राशय एक है, शिशन एक है, और सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथियां होती हैं। अब सबसे पहला जो मुख्य बिंदु होता है बेटा वो होता है आपका वृषण। तो अगर हम नर जनन तंत्र की संरचना की बात करें हम, तो उसकी संरचना का मुख्य जो घटक है वो है वृषण। और वृषण के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो देखिए बेटा, वृषणों की बात करें, टेस्टिस, तो बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा इसके अंदर। ये सबसे मुख्य घटक है, तो इसके अंदर सबसे अच्छी बहुत शानदार, जो कि जो मानव का जो बेटा नर जनन तंत्र है उसका मुख्य पॉइंट होता है। देखो, मनुष्य के अंदर ये मुख्य अर्थात प्राथमिक जननांग के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा संख्या में ये एक जोड़ी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक जोड़ी होते हैं। अब आकार की बात करें बेटा, ध्यान से सुनना बेटा आप। आकार की बात करें बेटा तो अंडाकार होता है। कैसे होते हैं बेटा? अंडाकार होते हैं। रंग की अगर हम बात करें तो गुलाबी होता है बेटा। कैसा? गुलाबी। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं बेटा। 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। 10 से 15 ग्राम इनका वजन होता है बेटा। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी। मनुष्य के अंदर वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं, जो कि अंडाकार, गुलाबी रंग के, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े और 10 से 15 ग्राम इनका वजन होता है। अब स्थिति की बात करें हम कि कहां पाए जाते हैं स्थिति, तो मनुष्य के अंदर जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों के अंदर पाए जाते हैं। स्थिति देखिए बेटा, वृषण कोश में कहां पाए जाएंगे बेटा? वृषण कोश में पाए जाते हैं, जो कि उदर गुहा से बाहर होता है। कहां होता है बेटा? उदर गुहा से बाहर। ये इनकी क्या हो गई बेटा? स्थिति हो गई। कहां पाए जाएंगे? उदर गुहा से बाहर। स्थिति कहां? वृषण कोशों में। अब यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन जो पुटक होता है बेटा वो बहुत याद करने वाला है। क्या कारण है कि मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, पिछली कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया होगा आपने। क्वेश्चन है कि क्या कारण है, ध्यान से सुनना बेटा, कि क्या कारण है कि मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं? देखो बेटा, बॉडी का जो टेम्परेचर है, उदर गुहा का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री का बॉडी का तापमान कितना है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या है कि वृषण कोशों का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पाया जाता है। ये कम होगा, इससे क्या होगा बेटा? कम होगा। तो टेम्परेचर घट गया तो उस पर शुक्र जनन की क्रिया हो जाती है, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो यही कारण है कि मानव में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए बेटा, क्वेश्चन सुनो पहले
कि मनुष्य में वृषण कोशों में उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। क्यों? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के अंदर जो वृषण हैं वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं, क्योंकि जो वृषण कोशों का जो टेम्परेचर है वो उदर गुहा के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शरीर का तापमान या उदर गुहा का तापमान वृषण कोशों के तापमान से अधिक होता है, जिस पर शुक्रजनन की क्रिया नहीं हो पाती है। इसीलिए जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन था हमारा कि जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में क्यों पाए जाते। समझ में आ गई बेटा कि क्यों? क्योंकि शरीर का जो तापमान है वो वृषण कोशों के तापमान से अधिक होता है, जिस पर शुक्रजनन की क्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं, जो कि नर का बाह्य लक्षण होता है। ठीक बेटा, अब ये आएंगे कब? भाई सबसे बड़ी बात है कि वृषण क्या शुरू से ही होते हैं? नहीं बेटा, ये जन्म से कुछ समय पहले गर्भावस्था, जब भ्रूण गर्भावस्था में है, शिशु कहाँ है बेटा? गर्भावस्था में है और उसका जन्म होने वाला है। तो जन्म से कुछ समय पहले, जन्म से कुछ समय पहले क्या होता है? वृषण उदर गुहा से वृषण कोशों में आ जाते हैं, उतर कर आ जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो वृषण है वो वृषण कोशों में नहीं आ पाते हैं, तो इस अवस्था को क्रेप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया बेटा ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। बेटा क्रेप्टोकॉर्डिज्म क्या है? तो क्रेप्टोकॉर्डिज्म किसे कहेंगे बेटा? यहाँ क्वेश्चन है कि कभी कभी वृषण कोशों में उतर कर नहीं आते हैं, इस अवस्था को हम क्रेप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहेंगे हम? क्रेप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। कभी कभार जो वृषण है वो वृषण कोशों में नहीं आते हैं, इस अवस्था को हम क्रेप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। अब जो वृषण है वो वृषण कोशों के अंदर गुबरनेकुलम तंतुओं की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। मान लो ये वृषण है, ठीक है। अब ये किससे बेटा? गोबरनेकुलम से। ये गोबरनेकुलम है, तो ये गोबरनेकुलम की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको? देखो बेटा, मानव का हम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले, इसके बाद में हम मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है, मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है वो यानी कि जघन जो क्षेत्र होता है, पेल्विस जो क्षेत्र होता है, उसमें पाया जाता है, जिसके मुख्य दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा? दो घटक होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक जननांग, दूसरा होता है उसका सहायक जननांग। प्राथमिक जननांगों की अगर हम बात करें तो प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी वृषण होते हैं, सहायक जननांग में अधिवृषण है एक जोड़ी, शुक्रवाहिनियां है एक जोड़ी, शुक्राशय है एक, शिशन है एक, तो सहायक ग्रंथियां जो हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि दोनों पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम प्राथमिक जननांग अर्थात वृषण के बारे में अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र की संरचना में सबसे जो पहला पार्ट होगा वो होगा आपका टेस्टिस यानी कि वृषण। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण है जो उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, जिनका आकार अंडाकार होता है, रंग उनका गुलाबी होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और लगभग 10 से 15 ग्राम इनका वजन होता है। स्थिति की बात करें तो ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बेटा? क्योंकि शरीर उदर गुहा का जो टेम्परेचर है वो वृषण कोशों के तापमान से अधिक होता है। कितना होता है? 37 डिग्री, जबकि वृषण कोश का 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस पर शुक्रजनन की क्रिया नहीं हो पाती है, जबकि इस टेम्परेचर पर शुक्रजनन की क्रिया हो जाती है, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। यही कारण है
ये जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं। ये जो वृषण होते हैं जन्म के कुछ समय पहले ये उदर गुहा से बाहर यानी कि वृषण कोशों में उतरकर आ जाते हैं और ये यानी कि किससे बेटा यानी कि ओवरनिकुलम जो तंतु होते हैं उनकी सहायता से ये लगे हुए होते हैं। अब एक जब क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का वो होता है बेटा क्रेप्टोकॉर्डेज में। क्रेप्टोकॉर्डेज में क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है जो वृषण होते हैं वो वृषण उदर गुहा से वृषण कोशों में नहीं आ पाते हैं, इस अवस्था को हम क्रेप्टोकॉर्डेज में कहते हैं। तो यहाँ तक बेटा आपको कोई भी समस्या तो है नहीं। ये आकार बताया मैंने सबसे पहले, फिर स्थिति वृषण कोशों में है जो पाए जाते हैं, इसका भी रीजन बता दिया मैंने। टेम्परेचर का कारण है, शुक्रजनन की क्रिया नहीं होगी 37 डिग्री सेल्सियस पर, थोड़ा सा कम होगा तो शुक्रजनन की क्रिया हो जाएगी अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। यही कारण है कि जो वृषण है वो वृषण कोशों में उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। क्रेप्टोकॉर्डेज में की अगर हम बात करें तो अभी कभी वृषण उदर गुहा से वृषण कोशों में उतरकर नहीं आ पाते हैं, इस अवस्था को हम क्रेप्टोकॉर्डेज में कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी सामान्य। अब इसकी हम संरचना की बात करें, हम वृषण की संरचना की अगर हम बात करें वृषण की संरचना, पहला ही टर्म चल रहा है बेटा वृषण की संरचना। पहले बेटा इसकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, बाद में इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि वृषण की एक तो बाह्य संरचना, एक इसकी आंतरिक संरचना, तो दोनों के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो वृषण की संरचना की अगर हम बात करें बेटा तो वृषण के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? 2 आवरण पाए जाते हैं। पहला आवरण होता है बेटा बाह्य आवरण, वो है ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये बाह्य आवरण है बेटा, कौन सा है? बाह्य आवरण। अंत जो आवरण है वो है बेटा आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये इसका अंत आवरण है। ठीक है बेटा, सबसे पहला कौन सा है? ट्यूनिका वैजिनैलिस जो कि बाह्य आवरण है। दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि अंत आवरण है। तो जो वृषण है, मानव के जो वृषण है उसके ऊपर मुख्य रूप से 2 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस, अंत आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है ये वृषण के अंदर धंसकर, जैसे मान के चलो बेटा ये कोई वृषण की संरचना बना रहा हूं मैं, अंडाकार संरचना है तो मैंने ये संरचना बना दी, ये बाह्य है और ये क्या हो जाएगा बेटा इसका आंतरिक स्तर हो जाएगा। ये तो ट्यूनिका वैजिनैलिस हो जाएगा, ये इसका ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो जाएगा। तो ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है ये वृषण के अंदर धंसकर इस वृषण को लगभग 250 से 300 कक्षों में बांट देता है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। वृषण की हम संरचना जो बाह्य संरचना उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटा वृषण के ऊपर मुख्य रूप से 2 आवरण पाए जाते हैं। एक बाह्य आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस, दूसरा अंत आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब हम बाह्य आवरण की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो बाह्य आवरण में क्या होगा कि जो अंत आवरण है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण के अंदर धंसकर इस वृषण को लगभग 250 से 300 कक्षों में बांट देता है, जिन्हें हम वृषण पट या
वृषणपाली कहते हैं। ठीक है बेटा, 250 से 300 कक्षों में बांट दिया किसने? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने, जिन्हें हम वृषणपट या वृषणपाली कहते हैं। प्रत्येक वृषणपाली के अंदर या प्रत्येक वृषणपट के अंदर 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये बेटा वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दोबारा से सुनिए बेटा, वृषण की संरचना। वृषण की संरचना में 2 आवरण पाए जाते हैं। ट्यूनिका वैजिनैलिस बाह्य आवरण होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंतः आवरण होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण के अंदर धंसकर इस वृषण को 250 से 300 कक्षों में विभाजित कर देता है। इन कक्षों को हम वृषणपट या वृषणपाली कहते हैं। प्रत्येक वृषणपाली में 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं, ये वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए, शुक्र जनन नलिकाएं। कंपटीशन का क्वेश्चन है, पीएमटी नीट जो एग्जाम होते हैं उनका क्वेश्चन है ये कि वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं। ये शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं, ये शुक्र जनन नलिकाएं वृषण के शीर्ष भाग पर पहुंचकर वृषण के शीर्ष भाग पर पहुंचकर एक जाल बनाती हैं। इस जाल को हम वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक कहते हैं। ये जो शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं, ये वृषण के शीर्ष भाग पर एकत्रित होकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इस जाल को हम वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से 15 से 20 कितनी बेटा? 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं। कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को हम अपवाहिका या शुक्रवाहिका कहते हैं। या तो हम इन्हें अपवाहिका कहेंगे या हम इनको शुक्रवाहिका कहते हैं, जो कि अधिवृषण के शीर्ष भाग में जाकर खुलती है। तो ये बेटा इसकी एक्सटर्नल जो संरचना है उसका अध्ययन हो गया बेटा। एक बार रिवाइज कर देता हूं, इसको ध्यान से सुनना आप कि वृषण की जो संरचना है, इस पर 2 स्तर पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं। एक तो होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस, एक होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण में अंदर धंसकर इसे 250 से 300 कक्षों में विभाजित कर देता है। इन कक्षों को हम वृषणपट या वृषणपाली कहते हैं। ये विशेष का ध्यान रखना बेटा आप। इन जो कक्ष हैं, इन कक्षों को हम वृषणपट या वृषणपाली कहते हैं। प्रत्येक वृषणपाली के अंदर 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन कुंडलित नलिकाओं को हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, जो कि वृषण की मुख्य क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं। शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं, ये वृषण के शीर्ष भाग में पहुंचकर, ये जो संपूर्ण शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये वृषण के शीर्ष भाग पर पहुंचकर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे हम वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से यानी कि 15 से 20 कितनी बेटा? हाँ कितनी बेटा? 15 से 20 क्या बेटा? कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें अपवाहिका या शुक्रवाहिका कहते हैं। ये जो शुक्रवाहिका है, ये अधिवृषण के शीर्ष भाग पर पहुंचती हैं, अर्थात शीर्ष भाग में निकलती हैं। तो बेटा वृषण की संरचना की बात कर रहे हैं हम, तो वृषण के ऊपर 2 आवरण है बेटा। एक तो है ट्यूनिका वैजिनैलिस, एक है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, ये वृषण के अंदर यानी कि धंसकर इस वृषण को लगभग 250 से 300 कक्षों में बांट देता था, उनको यानी कि विभाजित कर देता है। ये जो कक्ष हैं, इन कक्षों को हम वृषणपट या वृषणपाली के नाम से जानते हैं।
प्रत्येक वृषण पाली की बात करें, प्रत्येक वृषण पड़ की बात करें, तो इसमें 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये वृषण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये वृषण, देखो ये एक हो गया पट, इससे 2 से 3 कुंडलित संरचना निकल रही है। ये सभी के सभी कहां, वृषण के शीर्ष भाग पर एकत्रित होकर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, इसे हम वृषण जालक कहते हैं। प्रत्येक वृषण जालक से लगभग 1520 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्रवाहिका या अपवाहिका कहते हैं, जो कि वृषण की कहां, जो कि वृषण अधिवृषण के शीर्ष भाग में जाकर खुलती है। तो ये बेटा बाह्य संरचना हो गई। मैंने इसमें आपको 2 चीज बताई है, एक तो जो वृषण है उसकी आकार, आकृति, स्थिति, इसके अलावा 2 क्वेश्चन भी बताए, एक तो क्रिप्टोकोर्डेजुल किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में क्यों पाए जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चनों के बारे में बताया। वृषण की बाह्य संरचना की बात करें। अब अगर हम आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, तो आपको हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं बेटा शुक्रजनन नलिकाएं, और ये है बेटा वृषण। तो शुक्रजनन नलिकाएं कहां पाई जाएंगी, वृषण के अंदर ही तो है सभी, यानी वृषण जो पाली है उसके अंदर है। अब अगर हम इसकी टीएस करें, ये कर दी, अब इसके अंदर ही तो है ये नलका है। ये कोई नलका है, मान लीजिए इस वृषण, इसको हम इस तरह से काट रहे हैं, तो ये ऊपर से कैसी दिखाई देगी, मान लीजिए गोलाकार। तो वृषण की जो टीएस है, अनुप्रस्थ काट है, उसमें शुक्रजनन जो नलिका है ये गोलाकार दिखाई देगी। ये कोई नली है, ये बेटा क्या है, कोई भी यानी कि नलका है। अगर इस नलका को हम इस तरह से काटते हैं, हमने काट दिया, तो ये कैसी दिखाई देगी हमें, गोलाकार। अब गोलाकार है तो इसके ऊपर आवरण है, एक तो बाह्य आवरण होगा, एक इसके भीतर आवरण होगा। भाई नलका है, खोखली अंदर से, तो बाहर का आवरण कैसा होता है बेटा, पतला होता है, जिसको ट्यूनिका प्रोस्पेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोस्पेरिया। और जो इंटरनल है, जो आंतरिक जो स्तर है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, जिनको हम कहते हैं यानी कि जनन उपकला। ये जो जनन उपकला है, इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो बेटा शुक्राणु जननीय सेल तथा आदि जनन सेल कहते हैं, इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी होती है बेटा सर्टोली सेल्स, जिनको हम यानी कि नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आंतरिक संरचना इसके अंदर हो जाएगी। ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो दूसरा टॉपिक आएगा इसका अधिवृषण। ठीक है बच्चों, अधिवृषण के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो अधिवृषण आ जाएगा। ठीक, अब इसकी इंटरनल जो संरचना है, इसका जो डायग्राम है, वो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आपको स्पष्ट करेंगे।